हेलो मेरे रॉक स्टार्स, क्या हाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई और प्रिपरेशन? आज हम हमारे सेकंड पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव के लेक्चर को लेकर आ चुके हैं, जो कि है एंटायर पोएट्री कवरेज। अब प्रोज हमने कल ऑलरेडी कर लिया है। आज हम पोएट्री का सेक्शन करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्ड तरीके से, ताकि एक बारी हमें इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हो गई ना अबाउट द एंटायर सिलेबस, तो सवाल चाहे किसी भी कॉर्नर से क्यों ना आ जाए, हम आराम से सॉल्व जरूर कर लेंगे। तो चलो, विद दैट मोटिव एंड विद फुल डेडिकेशन, फुल जोश एंड फुल हार्ड वर्क शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, विच इज अबाउट द कंप्लीट पोएट्री सेक्शन ऑफ आवर लिटरेचर रीडर या फॉर कोर्स ए कम्युनिकेटिव इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पोएट्री, वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। अब फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल में हम क्या देखते हैं? बेसिकली एक जलकुकड़ू सा फ्रॉग है एंड एक बहुत सुरीली सी नाइटिंगेल बर्ड है। हमें पता है कि नाइटिंगेल्स का एक पहचान ऐसा होता है कि वो बहुत सुरीले गाने गाते हैं, सुन के ना मन खुश हो जाए ऐसा। अब ये जलकुकड़ू फ्रॉग कैसे इस नाइटिंगेल का एकदम डूम लेकर आता है, मतलब नाइटिंगेल का बर्बादी लेकर आता है, एंड अल्टीमेटली द नाइटिंगेल डाइज। ये सारी चीज़ें कैसी होती है वो पोएट्री में है। लेट्स रिवाइज इट टुगेदर। The poetry या the poem opens with a frog constantly croaking in Bingle Bog every night from dusk to dawn, a sound that other creatures loathed. तो हमारे बिंगल बॉग नाम का एक यहाँ पे स्पेस है, एक जगह है जहाँ एनिमल्स रहते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के। यहाँ ही एक फ्रॉग भी रहता है जो अपने आप को एकदम उस्ताद मानता है, ठीक है, कि मैं गायक हूँ, मैं मतलब मुझसे अच्छा सुर किसी भी क्रीचर में इस पूरे दुनिया में नहीं है। तो फ्रॉग्स का आवाज़ कैसे होता है? ऐसे ना, तो वो सुरीले कैसे हो सकते हैं भाई? बट इसका अपने बारे में फुल कॉन्फिडेंस था, फुल ईगो बूस्ट था कि भाई मुझसे अच्छा गाना तो इस पूरे धरती पे कोई नहीं गा सकता। तो पूरे दिन जब तक वो जगा हुआ रहता था, वॉक 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 करके क्रोक करता रहता था, और पूरे बिंगल बॉग के बाकी एनिमल्स इतने परेशान थे इस फ्रॉग की वजह से कि ये बेकार में अपने आप को चढ़ा के रखा है, सोचता है कितना अच्छा गाना गाता है, बट बिल्कुल ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही एक जगह में एक सुंदर प्यारी सी सुरीली सी नाइटिंगेल का आना होता है। The frog's determination to display his heart's elation could not be stopped by stones, prayers, sticks, insults, complaints, or bricks. Now one night, a nightingale perched on the sumac tree and cast forth her melody. तो ये जो फ्रॉग था ना, इसका अलग ही अपना जोश था कि मुझे कोई आके रिक्वेस्ट कर दे, कोई मेरा पैर पकड़ ले, कोई गाना गा दे, कुछ भी कर दे, पैसे दे दे, फिर भी मैं अपना गाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है खुद पे, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ये ना अलग ही लेवल का प्राइड है, ईगो है, जो उसको अपने बारे में था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं। अब इसी बिंगल बॉग में एक सुमैक ट्री था, एक तरीके का पेड़, जैसे मैंगो ट्री, पीपल ट्री होता है, वैसे एक सुमैक ट्री भी होता है। तो एक सुमैक ट्री के ऊपर आके एक प्यारी सी नाइटिंगेल आके बैठती है और अपने सुरीले आवाज से गाना गा लेती है। अब रात में इतने सुरीले आवाज को सुन के बिंगल बॉग के बाकी क्रीचर्स मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और ये फ्रॉग भी बैठ के सुनता है कि ये कौन है, इसको मेरे जगह मेरे बिंगल बॉग में आने का परमिशन किसने दिया? उससे भी बड़ी बात, मेरे बिंगल बॉग में आके गाना गाने किसने कहा? मैं सबसे अच्छा गाता हूँ, यहाँ पे ये आके गाना क्यों गा रही है? हाउ डेयर शी? The frog sat dumbstruck, and the entire bog, including ducks, herons, sultry loon, toads, teals, tiddlers, admired and cheered the nightingale's singing. And unused to such applause, the nightingale sang till dawn without a pause. तो इस रात जब नाइटिंगेल आई और उसने अपने ही मन में ऐसे ही गाना गाने लगी, अपने दिल के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से गाना गाने लगी, जिसको सुन के पूरे बिंगल बॉग में जो भी अलग अलग किस्म के प्रकार के प्राणी थे, बर्ड, छोटे छोटे एनिमल्स, क्रीचर्स जो भी थे ना, सारे लोग आके उसका गाना सुने। और जैसे इसका गाना ख़त्म हुआ, सब ने इतनी ताली बजाई, इतनी ताली बजाई, इतनी अपलॉड्स किए, इतना तारीफ़ किया
कि नाइटिंगेल को पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने मिला। कभी भी कोई और जगह में कोई उसे अपलॉड नहीं करता था उसके प्यारे गाने के लिए, उसके सुर के लिए। तो ये एक्सपीरियंस करते ही उसने सोचा ठीक है, आज मैं सूरज उगने तक गाना गाऊंगी। तो पूरी रात उसने अपना एक छोटा सा कॉन्सर्ट किया जिसमें बिंगलबर्ग में रहने वाले सारे एनिमल्स आके सुन रहे थे और वो गाना गा रही थी। अब फ्रॉग ठहरा हमारा जल कुकड़ू है ना, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा जगह ये नाइटिंगेल लेना चाहता है। हाउ इज दैट पॉसिबल, नाइटिंगेल मेरा प्लेस नहीं ले सकता, इसको तो इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। So the next night, the nightingale was startled by a croak and was approached by the frog. The frog identified himself as the owner of the tree and claimed to be well known in the bog for his splendid baritone. He also mentioned that he wields his pen for bog trumpet now and then. When asked if he liked her song, the frog criticized it as far too long, stating that while the technique was fine, it lacked a certain force. तो अगली रात देखो, पूरा रात अगर कोई गाना गाए तो दिन में तो सोएंगे, तो दिन में सारे एनिमल्स ने, नाइटिंगेल ने, सबने रेस्ट किया। नेक्स्ट नाइट नाइटिंगेल एकदम मोटिवेट होके फिर से गाना गाने के लिए रेडी होने का सोच रही थी कि आज रात मैं फिर से गाना गाऊंगी, सारे लोग आएंगे सुनने, ये वो। और उसी वक्त रात में सडनली उसे एक फ्रॉग का ऐसा एक क्रॉक क्रॉक आवाज़ सुनाई दिया, जो फ्रॉग उसे बुला रहा था। तो ये नाइटिंगेल देखी, ओह हाँ फ्रॉग कहिए। तो फ्रॉग कहता है एक्चुअली ये जो सुमैक ट्री है ये मेरा है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरे घर में या मेरे ओन्ड स्पेस में बैठी हुई हो। और दूसरी बात, यहाँ का मैं गाने का बादशाह हूँ, यहाँ का जो पूरा बॉग है सबसे सुरीला इस पूरे बॉग में मैं हूँ, तो मुझे यहाँ पे उस्ताद माना जाता है, ठीक है। तो नाइटिंगेल बोल रही थी कि सोचने लगी कि अरे वाह, ये हमारे यहाँ के उस्ताद है, इस जगह के उस्ताद है, तो इनसे रिव्यू ले लेते हैं कि मेरा गाना कैसा रहा। तो नाइटिंगेल फ्रॉग से पूछती है कि ठीक है फिर सर आप ही बताओ कि कल रात मैंने जो गाना गाया था क्या आपको पसंद आया, आपको सुनने में मज़ा आया। तो फ्रॉग कहने लगा टेक्निकलिटी के हिसाब से सुर सही पकड़े हो, ठीक है, लेकिन क्या है ना, इट वॉज मिसिंग समथिंग, वो जो फोर्स चाहिए था, वो जो टोन चाहिए था, वो नहीं आ रहा था। दिस वॉज ऑल मीनिंगलेस। नाइटिंगेल की तरह सुरीला वो तो था ही नहीं फ्रॉग, उसको गाने का भी कुछ पता नहीं था, लेकिन जानबूझ के टू मिसलीड द नाइटिंगेल उसने ऐसा रिव्यू दिया। अब रिव्यू को सुन के नाइटिंगेल उदास हो गई कि अच्छा मैंने अच्छा नहीं गाया, मुझे लगा सबको पसंद आया, सब खुश हो रहे थे तो अच्छा गाया मैंने। Now the nightingale felt flattered and impressed that the critic of such note discussed her art. तो she was like, I am very thankful आपने मेरे गाने को, मेरे आर्ट को इतना इम्पोर्टेंस दिया, उसको सुना और उसका एक प्रॉपर फीडबैक आप मुझे दे रहे हो, लेकिन आप उसका एक वो भी सोल्यूशन बता सकते हो कि कैसे मैं खुद को सुधारूँ। So the heartless frog stated that without proper training she would remain a mere beginner, but promised she would be a winner with him. तो ये जो फ्रॉग था इसने छल का इस्तेमाल किया। शकुनी मामा थे ना महाभारत में, वैसा काम किया यहाँ पे। क्या किया कि देखो तुम जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लोगी तब तक तुम बिगिनर ही रहोगी, तुम्हें वो प्रॉपर एक्सीलेंस फॉर सॉन्ग नहीं आएगा। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, मैं जनरली लोगों को फ्री में ट्रेनिंग तो नहीं ही देता हूँ या रैंडमली किसी को ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, बट तुम बोल रही हो तो ठीक है, तुम्हें मैं ट्रेनिंग दिला सकता हूँ। एंड आई अश्योर यू हमारी ट्रेनिंग के बाद तुम एकदम बहुत ज़्यादा सुरीला गाना गाओगी, एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो ये बात सुन के नाइटिंगेल बहुत एक्साइटेड थी, ठीक है ना। उसने फ्रॉग को एकदम रिस्पेक्ट वगैरह दिया कि अरे आप उस्ताद जी, हाँ बिल्कुल आप मुझे सिखाइए, अपने सानिध्य में लीजिए, मैं आपसे सीखूँ। एंड देन दे स्टार्टेड देयर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता था, ये फ्रॉग इस नाइटिंगेल को दिन रात गाना गाने के लिए बोलता रहता था, बारिश सर्दी गर्मी कैसा भी सीजन क्यों ना हो, पूरे टाइम गाना गाओ, रियाज करो रियाज करो। अब किसी इंसान के गले का ही सोचो, अगर पूरे दिन 24/7 बात करते रहोगे या आ करके रियाज करते रहोगे तो आपका गला बैठ नहीं जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा, फिर आप गाना अच्छा अगर गाना गाते भी हो तो सुरीला गाना कैसे निकलेगा। ये चीज़ नाइटिंगेल ने सोची ही नहीं। पहली बात तो नाइटिंगेल वाज वेरी इनोसेंट एंड वेरी नाइव, लोगों के बातों में आ जाती थी। उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं इतना अच्छा गाना गाई इसीलिए सारे लोगों ने मेरी तारीफ की है ना। अब अगर
मुझे लग रहा है मैं सही कर रही हूँ, तो आई डू नॉट नीड टू टेक द एडवाइस ऑफ समबडी एल्स। बट फिर भी फ्रॉग के बातों में वो आ गई। The nightingale, calling the frog Mozart in disguise, agreed to his training for a modest fee. Inspired and flushed with confidence, the nightingale sang and became a huge sensation, drawing animals from miles around. तो इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, पहले तो है ना, पूरे दिन के टाइम में आ करके ट्रेन करवाए, रात के टाइम पे कॉन्सर्ट्स करवाने का सोचा इस फ्रॉग ने। तो फ्रॉग पैसे भी कमा लेगा एंड इस नाइटिंगेल का करियर या जीवन भी बर्बाद कर दे। इस लालच के थॉट में आके नाइटिंगेल को फ्रॉग ने कहा कि ठीक है, आज से हम कॉन्सर्ट करेंगे, कॉन्सर्ट का जितना भी पैसा रिसीव करेंगे वो पूरा पैसा आपका गुरु दक्षिणा होगा। मैं कोई फीस तो नहीं ले रहा आपको सिखाने का, है ना, तो गुरु दक्षिणा के हिसाब से कॉन्सर्ट का जितना भी पैसा कलेक्ट करेंगे वो मैं ले लूँगा, एंड उसके साथ साथ मैं आपको दिन में ट्रेन करूँगा, रात में अपन कॉन्सर्ट करेंगे। तो नाइटिंगेल मान गए कि चलो ठीक है, वर्क्स। अब रात में जब नाइटिंगेल जोर जोर से गाना गाती थी, सिर्फ बिंगल बॉग के ही नहीं बल्कि आजू बाजू के जितने भी और एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, क्रीचर्स थे, वो सब भी धीरे धीरे आने लगे इनका गाना सुनने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है इसके पहले मैं बता दूं। अब एक दिन की बात है, रोज ये चल रहा था, सुबह प्रैक्टिस रात में कॉन्सर्ट, सुबह प्रैक्टिस रात में कॉन्सर्ट। धीरे धीरे नाइटिंगेल का तबीयत खराब होने लगा। अब एक दिन ऐसा था कि नाइटिंगेल के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन फ्रॉग ने जोर से डांटा कि नहीं, प्रैक्टिस करो, जोर से सुर लगाओ, कम ऑन, यू कैन डू इट। अब जबरदस्ती ये नाइटिंगेल जोर से रियाज करने ही गई। शी चोक्ड, शी कुड नॉट ब्रीथ एंड उससे शी डाइड। लास्ट डे ऑफ कॉन्सर्ट भी पूरा अनसक्सेसफुल था। पता है क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा उसने अपने गले को स्ट्रेन कर दिया था कि लास्ट डे ऑफ कॉन्सर्ट में उसका आवाज़, अगर सुरीला आवाज़ है, सुरीली अखियों वाली, अच्छा वाला गाना आ रहा था, लास्ट दिन सुरीली अखियों वाली ऐसा वाला गाना आ रहा था, तो नोबडी लाइक्ड हर सिंगिंग एनी मोर। एंड फ्रॉग ने रियलाइज़ कर दिया था कि मेरा जो टारगेट था कि नाइटिंगेल का करियर ख़राब कर दूँ मैं, वो गाना ना गा पाए, वो सक्सेसफुल हो रहा है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे उसने जब फोर्स किया, प्रेशराइज किया कि तबीयत खराब है, जो है तुम अभी गाना गाओ, बारिश हो रही है, जो है गाना गाओ, रियाज करो, तो उस रियाज के चक्कर में द नाइटिंगेल चोक्स, कुड नॉट ब्रीथ एंड इट डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या होता है? सबसे पहला चीज़, खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपका अपना ओरिजिनलिटी है, उस चीज़ पे भरोसा रखो, किसी और के बातों में मत आओ, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ये क्लेवर जो हमारा फ्रॉग है, लालची क्लेवर फ्रॉग है, उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया। वो चाहता था बिंगल बॉग में कोई और गाना ना गाए, सिर्फ वही क्वॉक क्वॉक करके गाना गाए, और वही उसने हासिल भी कर लिया। नाइटिंगेल को रास्ते से हटा दिया और खुद वापस से बॉग में रह के क्वॉक क्वॉक करने लगा। ठीक है, दैट इज द पोट्री। अब आते हैं इस पोट्री के पोएटिक डिवाइसेस पे। क्या क्या है? सबसे पहला ये वैलिटरेशन, मतलब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल वर्ड्स में, जैसे बिंगल बॉग, बर्बर साउंड, फिर हिज हार्ट, शी serenaded, हर हेड, नेक्स्ट नाइट, दिस ट्री। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल वर्ड्स में, शब्द शुरू ही हो रहे हैं उन कॉन्सोनेंट साउंड्स से। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या है? डस्क टू डॉन, मॉर्निंग नाइट, मतलब ऑपोजिट आइडियाज या ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को एक एडजेक्टिव देके डिफाइन, क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया जा रहा था, जैसे होल एडमायरिंग बॉग, बैग नहीं बॉग है ये। तो वो जो बिंगल बॉग था जहाँ वो लोग रह रहे थे, वो कैसा बॉग था? सब लोग क्या कर रहे थे? एडमायर कर रहे थे, उस नाइटिंगेल गाने को इंजॉय कर रहे थे। तो कैसा बॉग? एडमायरिंग बॉग। ठीक है, दैट इज योर ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक सेंटेंस को हम मल्टीपल लाइंस में डिवाइड कर देते हैं विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन। तो यहाँ भी टोड्स एंड टील्स से लेके फॉर देन, आई विल माई पेन फॉर देन, वो पूरे लाइन्स, ये सारे लाइन्स एक सिंगल सेंटेंस है डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लाइन्स विदाउट पंक्चुएशन। ठीक है, नेक्स्ट ये ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया क्या होता है? रियल साउंड वर्ड्स को अगर आप पोट्री में यूज कर रहे हो, जैसे कैट का म्याओ, डॉग का भाव भाव, है ना, तो यहाँ पे क्लैप्ड,
फ्लफ्ड, ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड, क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग, ये सारी ओनोमैटोपोइया वर्ड्स थी, रियल साउंड वर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय समथिंग और समवन। लास्टली राइम स्कीम क्या है इस पूरे पोएट्री का? AABBCC, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएट्री। ठीक है, थीम क्या है इस चैप्टर का? क्योंकि देखो पोएट्री में 2-3 चीजें समझनी, याद रखनी बहुत जरूरी है। तो थीम क्या है इस चैप्टर का? इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मैं समझा रही थी, खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद पे, खुद की चीज़ों पे, जैसे आपका एग्जाम है, अगर आपको खुद पे, खुद के प्रेपरेशन पे ही भरोसा नहीं है तो आपको बहुत डर लगेगा कि पेपर खराब हो सकता है, पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्ट हुआ तो मैं क्या करूँ। जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रेपरेशन, चैप्टर की क्लैरिटी रखो, चैप्टर के की पॉइंट्स रेडी रखो, तो आपसे हर सवाल आसानी से आंसर हो जाएगा। आंसरिंग पैटर्न क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्या है? नेवर बिलीव एनीवन इजीली, मतलब इतने भी इनोसेंट मत बनो कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे और उस कुछ भी को आप मान लो। हो सकता है आपका कोई भलाई करना चाहता हो, ऑन द अदर हैंड हो सकता है कोई आपके लिए बुरा कुछ सोच रहा हो। तो फर्स्ट एनालाइज कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसके बाद डिसाइड करो कि उसके बात पे बिलीव करे या ना करे। जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ द नाइटिंगेल, उसने सोचा ही नहीं कि फ्रॉग सही है गलत है, मेरे लिए क्या कह, जो भी कह रहा है इज दैट राइट और रॉन्ग। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पोएट्री। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स FYI, पूरा पोएट्री का अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स एक साथ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पोएट्री कौन सा हमारा? नॉट मार्बल नॉर ग्लाइडेड मॉन्यूमेंट्स, नॉट मार्बल नॉर ग्लाइडेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये पोएट्री बहुत खूबसूरत सी एक चीज एक्सप्रेस करती है। ठीक है, इस पूरे पोएट्री में हम देखते हैं कि जो हमारे पोएट है उन्होंने कहा है कि मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ही टेम्पररी होती है। अगर कोई अपने किसी आशिक के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, पिलर्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें बना रहे हैं, तो वो क्षण भर के लिए है, टेम्पररी है, मतलब कुछ दिन, कुछ साल, कुछ सेंचुरीज के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इटर्नल नहीं होता। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बने हुए अगर कोई भी किसी को डेडिकेशंस दे रहे हैं, दोज आर टेम्पररी इन नेचर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ, है ना, तो अगर ऐसा हो जाए कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक पिलर बनवाऊँ कि ये दिस इज फॉर माई मदर एंड फादर, तो वो पिलर विथ टाइम, कुछ एक सेंचुरी, एक डेकेड या कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो खराब होने लगेगा एंड अल्टीमेटली कुछ बहुत सालों बाद, कुछ 100 years लेटर वो ठीक से होगा ही नहीं, टूटा फूटा या इतना सा बचा होगा शायद। Whereas the poet says कि अगर आप सच में किसी को इटर्नल करना चाहते हो, अगर किसी अपने लव्ड वंस को आप सच में कुछ डेडिकेट करना चाहते हो, उन्हें अमर बनाना चाहते हो, इमॉर्टल बनाना चाहते हो, तो द बेस्ट वे टू डू इट इज लिटरेचर। थ्रू द फॉर्म ऑफ पोट्री, वर्ड्स एंड लिटरेचर आप अपने किसी के बारे में भी अगर लिख के रखते हो, पब्लिश कर देते हो, तो वो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि the speaker asserts that the poem will outlive the marble statues and glided monuments. See, poetry will outlive the marble statues and the monuments of powerful people, which will be ruined by war or ravages of time. The speaker uses the derogatory term sluggish to refer to time. ठीक है, पोएट ऐसा कहते हैं कि देखो मैं जो पोएट्री लिखना हो ना अपने लव्ड वन के लिए, अपने परम मित्र के लिए, अपने प्यारे के लिए, ये पोट्री मेरे दोस्त को, मेरे यार को, मेरे लव्ड वन को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देगी, थ्रू टाइम, थ्रू जेनरेशंस, थ्रू डेकेड्स। लेकिन जो अमीर लोग अपने लव्ड वंस के लिए मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, मार्बल के स्टैचूज बनवा रहे हैं, वो कुछ सालों के लिए ही है, आफ्टर सम टाइम वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समय सबसे बलवान है ना, तो समय के साथ साथ ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये इनका कहना है। The living record of your memory etched in the sonnet will survive the destructive effects of war, including Mars's sword and war's quick fire. तो इन शॉर्ट मैं अगर समझाऊँ, यहाँ पे कहा गया है पोट्री में कि अगर कितनी भी जंग हो जाए, चाहे जब द लॉर्ड मार्स पुट्स अप हिज स्वॉर्ड एंड फाइट्स अराउंड, तो क्या होता है ना, भगवान जब अपने अस्त्र यूज़ करते हैं वो बहुत मतलब विध्वंस कर देता है या हर जगह डिस्ट्रक्शन कर देती है। हर चीज़ के थ्रू मॉन्यूमेंट्स,
पिलर्स, स्टैच्यूज सब खराब हो जाएंगे, वॉर जोन के वजह से सब खराब हो जाएगा। लेकिन जो पोट्री है दैट विल नेवर फेड अवे, दैट विल बी इमॉर्टल अलॉन्ग विथ नेचर, अलॉन्ग विद होल अर्थ। जब तक धरती जिंदा है तब तक लिटरेचर जिंदा है, और तब तक मेरी लिखी हुई पोट्री भी जिंदा रहेगी। The addressee praise will still find room in the eyes of the future generations until the end of the world. The addressee will resurrect on the day of judgment, but until then they will live in this sonnet and dwell in the lover's eyes. तो क्या बताया जा रहा है कि जिसके बारे में ये पोएट्री लिखी जा रही है, जिसको ये पोएट्री डेडिकेट करी जा रही है, मतलब पोएट के एक बहुत परम मित्र के लिए ये पोएट्री लिखी गई है। तो ऐसा कह रहे हैं पोएट कि मेरा जो परम मित्र है ये हमेशा हमेशा जब तक दुनिया तबाह नहीं हो जाती तब तक मेरा दोस्त अमर बन के रह जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ दिस पोएट्री। एंड इट सेज कि जब तक तबाह नहीं होती तब तक जितने भी लोग पैदा होंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, उन सब के आँखों में, उन सब के लाइव्स में मेरा मित्र हमेशा आता रहेगा, वो हमेशा सबको दिखता रहेगा एंड सब उसके बारे में हमेशा ही रेफर करेंगे। मतलब इट्स लाइक 2000 बॉर्न्स, 1919 बॉर्न्स, 2000 के बाद वाला जो जनरेशन होगा दे आर बॉर्न, हर जनरेशन, हर डेकेड में इनके परम मित्र का रेफरेंस यूज होता रहेगा एंड दिस पर्सन विल बिकम कंप्लीटली इमॉर्टल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इसका इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ अलग से नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स पे हम समझेंगे कैसे क्या ज़रूरी है। पोएटिक डिवाइसेस पे आओ। सबसे पहला एलिटरेशन, अगेन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना, मार्बल, मॉन्यूमेंट, नॉट, नॉर, प्रिंसेस, पावरफुल, पेस, प्रेज। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं। फिर अजॉरेंस है। अजॉरेंस क्या होता है? जब आप वावल साउंड्स अलग अलग शब्दों में रिपीट करो, सेम वावल साउंड इज रिपीटिंग इन मल्टीपल वर्ड्स, जैसे व्हेन, वेस्टफुल, वॉर, शैल, समथिंग लाइक दैट। फिर ना शैल, स्टैटस, ओवरटर्न। ठीक है, तो जो भी कॉन्सोनेंट वावल साउंड्स रिपीट होती है इन मल्टीपल वर्ड्स, द सेम वावल साउंड्स रिपीट्स इन मल्टीपल वर्ड्स टुगेदर, तब अजॉरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी मतलब कोई भी आपके सेंसेस को यूज़ करके आपसे कुछ चीज़ इमेजिन करवाई जा रही है। तो यहाँ पे जब ये पोएट बोलते हैं नॉट मार्बल, नॉर ग्लाइडेड मॉन्यूमेंट्स, नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड, नॉर वॉर, क्विक फायर शैल बर्न, तो वो कहते हैं कि पहले तो स्टैचूज़ का इमेजिनेशन आता है, मॉन्यूमेंट्स इमेजिन कर पाते हैं, है ना, वॉर जोन इमेजिन कर पाते हैं, विजुअल इमेजरी यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी एंड पोएट्री जो ऐसी चीज़ है वो इमॉर्टल बन जाती है। बाकी सारी चीज़ें वॉर के साथ, वॉर के फायर के साथ, डिस्ट्रक्शन के साथ ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। पर्सोनिफिकेशन है। व्हेन वेस्टफुल वॉर शैल statues overturn and brawls root out the work of masonry. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव enjambment, अगेन वन सेंटेंस डिवाइड into multiple lines. राइमिंग स्कीम है ABAB, CDCD, EFEF ऐसे करके, एंड लास्ट वाला है GG। आखिरी में इस पोएट्री के थीम पर आते हैं। थीम क्या है? इमॉर्टैलिटी। The entire poetry talks about immortality, कि पूरे दुनिया में materialistic thing, human life, everything is mortal, कोई भी चीज़ immortal नहीं है। लेकिन poetry, words, literature, these things are immortal। तो अगर आपको किसी को भी, अपने किसी भी प्यारे इंसान के लिए या अपने loved ones को अगर आपको immortal करना है, life long till the world exists, use the form of literature and art। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Let us come to the third poetry जिसका नाम है ओज़िमैंडियस, एक घमंडी राजा। ठीक है, क्या देखते हैं हम? तो ओज़िमैंडियस जो है अपना खुद को, जब वो जिंदा था ना, खुद को राजाओं का राजा, एकदम वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस होल अर्थ ऐसा मानता था। ठीक है, एंड अपने ही घमंड को दिखाने के लिए, अपना ही प्राइड दिखाने के लिए, अपने ईगो को दिखाने के लिए कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि हर एक राजा मेरे सामने झुका हुआ रहेगा, ये दिखाने के लिए अपने राज्य के टाइम पे उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा सा अपना स्टैचू बनवाया था।
दैट वॉज अ सिग्निफिकेशन या अ सिंबल ऑफ हिज पावर एंड स्ट्रेंथ, कि मुझसे ज़्यादा बड़ा राजा इस पूरे धरती पे कहीं नहीं है। सारे राजाएं चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे आगे झुक के रहेंगे, मुझसे जीत ही नहीं सकते अगर वॉर जोन का टाइम क्रिएट हुआ तो। ठीक है, ऐसे एक राजा की ये पोट्री है। तो कहानी या पोट्री कुछ इस तरह शुरू होती है कि जो हमारे पोएट है वो बोलते हैं कि द पोएट मीट्स अ ट्रैवलर, जो कि रेगिस्तान का रास्ता क्रॉस करते हुए आ रहे थे। तो पोएट पूछते हैं ट्रैवलर को, भाई आप कहाँ से आ रहे हो, क्या देखते हुए आ रहे हो? तो ट्रैवलर तब एक कहानी नरेट करते हैं कि क्या है ना, मैं रेगिस्तान या डिजर्ट के रास्ते से चलते हुए आ रहा था, वहां मैंने कुछ बहुत ही अटपटा सा देखा। तो पोएट पूछते हैं क्या देखा? The traveler talks about the statue of Ozymandias. The statue consists of two huge trunkless legs of stone standing on a pedestal. The shattered face of the statue lies half buried in the sand nearby. तो कैसा था ना, एक पेडेस्टल था, मतलब पेडेस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्टैचू रहता है। तो अगर कहीं पे आपने स्टैचूज देखे होंगे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा, उसके ऊपर वो स्टैचू का पैर, उसका बॉडी, उसका हाथ, मुंडी सब रहता है ना। बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ मैं, मुझे पता है बट पेडेस्टल बेसिकली ये प्लेटफॉर्म को कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रैवलर कहता है कि मैंने एक पेडेस्टल देखा, उसके ऊपर दो ट्रंकलेस लेग थे। ट्रंकलेस मतलब थाईलेस पैर, सिर्फ और सिर्फ घुटने तक या उससे भी नीचे तक का पैर, फीट, और उसके साथ ऊपर का हल्का सा घुटने तक का पार्ट। उसके ऊपर थाइज नहीं है, बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब एक ऐसा पेडेस्टल जिसके ऊपर सिर्फ दो टांगे हैं ऐसी, बस, और कुछ नहीं है, ना घुटना है, ना थाइज है, ना बॉडी है, कुछ नहीं। ऐसा एक पेडेस्टल देखा मैंने जहाँ पे दो पैर थे, वो भी ट्रंकलेस, एंड इसी स्टैचू का जो मुंडी है वो थोड़े ही डिस्टेंस में डिजर्ट के सैंड में गिरी हुई थी, आधी डूबी हुई। मतलब द फेस ऑफ ओzymandias का स्टैचू, इट वॉज वेरी ह्यूज। ऑब्वियस सी बात है, स्टैचू ही बहुत ह्यूज है तो उसका चेहरा भी उस स्टैचू के हिसाब से ह्यूज था। दैट वॉज लाइंग half hidden inside the desert sand. अगर ये डिजर्ट का सैंड है तो यहाँ पे आधा ढका हुआ ओzymandias का चेहरा था। ठीक है, सैंड में आधा ढका हुआ। तो द ट्रैवलर सेस कि ऐसा आधा ढका हुआ चेहरा, इतना बड़ा सा, और ऐसे आधे कटे पैर, ऐसा अजीब सा एक स्टैचू देखा मैंने while coming and walking through the desert. The face has expressions of a frown and sneer of cold command. The traveler praised the sculptor for perfectly capturing and mocking the king's arrogant emotions on the lifeless thing. तो क्या कहा जाता है, वो जो स्टैचू था ना, राजा का स्टैचू, ऐसा कहा जा रहा है कि जिसने वो स्टैचू बनाया था, जो स्कल्प्टर जो कि स्टैचू बना रहा था, उसने परफेक्टली राजा के चेहरे पे वो घमंड, उनका वो एक्सप्रेशन कैप्चर किया था। क्यों? क्योंकि इस आधे डूबे चेहरे में भी ट्रैवलर को वो घमंडी चेहरा, एकदम बिना स्माइल का फ्राउनिंग सा एक फेस, ऐसा वाला फ्राउनिंग सा फेस विद अ लॉट ऑफ एरोगेंस इन इट, कोल्ड कमांड का एक एक्सप्रेशन, मतलब निर्दयी इंसान का चेहरा जैसा एक्सप्रेशन देता होगा ना, वैसा सा एक चेहरा पूरा बना हुआ था। मतलब द फेस ऑफ द स्टैचू एक्सप्रेस्ड व्हाट? The fact that the king was arrogant, the fact that the king had a frown always, कभी भी खुश नहीं रहते थे, satisfied नहीं रहते थे, हमेशा ही egoistic या गुस्सा, कोई कुछ कर दिया इसको फांसी सुना दो, ऐसे थे। And lastly he was निर्दयी, kindless, heartless kind of a ruler। ठीक है, वो इस स्टैचू के चेहरे में ही दिख रहा था। तो द ट्रैवलर वाज प्रेजिंग द स्कल्प्टर, या जिसने स्टैचू बनाया, कि भाई क्या आर्ट वर्क है। राजा के चेहरे पे राजा के कैरेक्टर स्केचेस को ही डाल दिया था। बहुत सही तरीके से आर्टिस्ट ने अपना काम किया कि राजा का स्टैचू बन तो जाए, लेकिन राजा की असलियत भी उस स्टैचू में दिख जाए उनके चेहरे के थ्रू। द पेडेस्टल इंस्क्रिप्शन, अब जो ये पेडेस्टल था ना, इसमें राजा के बारे में उन्होंने खुद के बारे में लिखवाया तो होगा ही ना कि मैं राजाओं का राजा ओzymandias हूँ। तो पेडेस्टल में क्या लिखा होता है? द वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन द पेडेस्टल्स आर, माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माय वर्क ये माइटी एंड डिस्पेयर। तो इस डिस्क्रिप्शन का क्या था? इट शोज दैट ओzymandias' arrogant claim of being the mightiest king and his belief that his achievements were incomparable
वो सारी चीज़ें वो अपने ही पेडेस्टल में लिखवा के रखा था। मतलब सबसे पहला उसने जो लिखवाया था ना इंस्क्रिप्शन, उसका मतलब ये था कि मैं हूँ ओzymandias, राजाओं का राजा, इंडिस्ट्रक्टिबल। जो भी सारे राजाएं हैं ना, वो मेरे सक्सेस को, मेरे पावर को देखेंगे, मुझसे जलेंगे एंड मेरे सामने झुक के रहेंगे। मैं इतना ही पावरफुल एक राजा हूँ। ऐसा इंस्क्राइब खुद ही ने खुद ही के स्टैचू के नीचे करवाया था। एंड इट शोज राजा को कितना ही घमंड था कि वो सबसे बड़े राजा है। लेकिन जैसे हमने बाकी पोएट्री में भी देखा है कि समय बलवान होता है, इसके पिछले ही पोएट्री में देखा ना कि समय बलवान होता है भाई। तो अगर आपको लग रहा है कि आप सबसे माइटी हो, इतने घमंड हो रहे, इतना घमंड हो रहा है आप में, इतना ईगो है अपने अपने परफॉर्मेंस, पावर, स्ट्रेंथ के बारे में, तो वो बहुत जल्दी समय के साथ साथ टूट भी जाएगा। वैसे ही यहाँ देखो, द आयरनी इन द स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरनी इन द स्टोरी क्या है? None of Ozymandias' work remain, only the neglected, shattered wreck and the boundless bare sand stretch far away. Time has wiped out the power and position of the self-proclaimed mighty king, highlighting the irony of his claims. तो अल्टीमेटली पोएट्री में ये दिखाया जाता है कि समय के साथ साथ उनका जो ये ऑल पावरफुल एकदम राज था ना, वो राज भी खत्म हो गया और उसके साथ साथ लोग उन्हें भी भूलने लगे। तो जो ये स्टैचू है, दैट वाज सिंबॉलिक ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ वहाँ डिजर्ट बन गया। डिजर्ट में वो स्टैचू लंबा सा एक था, वो भी डीके होने लगा। इतना डीके हो गया है कि अभी सिर्फ टांगे बची हुई थी, वो भी थाईलेस टांगे बची हुई थी। चेहरा भी ऑलमोस्ट जा रहा था, मतलब उनका एग्जिस्टेंस भी ऑलमोस्ट गायब ही होने वाला था सैंड के अंदर, क्योंकि आधा फेस तो डिजर्ट के सैंड के अंदर डूबा ही हुआ था, आधा सिर्फ बाहर दिख रहा था, ठीक है। तो इट शोज कि राजा का जो इतना दिखावा था ना, इतना घमंड था ना, समय ने वो चीज भी धीरे धीरे वाइप आउट कर लिया। Nobody now remembers this almighty Ozymandias king, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या थीम्स देखते हैं? सबसे पहला, ट्रांजिएंस ऑफ ग्लोरी, मतलब हर एक चीज ना टेम्पररी होता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है लाइफ में। स्पेशली ह्यूमन से रिलेटेड चीजें कभी भी परमानेंट नहीं है, और मटेरियलिस्ट चीजें तो है भी नहीं। अगर एक इंसान पावरफुल है, उसको ग्लोरी मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, वो तब तक है जब तक वो इंसान है। वो इंसान जब ना रहा तो उसका वो पावर, वो ग्लोरी सब उसके साथ साथ चला जाता है। लोग कुछ दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, ठीक है। तो Ozymandias was renowned and powerful, but now he is long dead and his works have disappeared. Ozymandias ने ना ये बड़ा सा स्टैचू क्यों बनवाया था अपने लिए? नॉट मार्बल नॉर ग्लाइडेड मॉन्यूमेंट्स के साथ कंपैरेटिव क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे वहाँ पोएट कहते हैं कि जितनी भी बड़ी, जितनी भी अच्छी स्टैचू, मॉन्यूमेंट्स क्यों ना बनवा लो, समय के साथ वो खराब हो जाती है, लिटरेचर ही सिर्फ इमॉर्टल रहता है। वही चीज़ यहाँ पोएट्री में भी दिखती है। Ozymandias को लगा था कि मैं अपने इतना बड़ा स्टैचू बनाऊंगा ना तो ये इमॉर्टल हो जाऊंगा मैं इसके थ्रू, इस स्टैचू के थ्रू मैं साल दर साल, डेकेड दर डेकेड इमॉर्टल रहूंगा जब तक दुनिया जिंदा है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझा कि दिस इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि समय के साथ साथ ये खराब ना हो। और वही हुआ, समय के साथ वो उसका घमंड भी वॉश अवे हो गया, उसके काम भी डूब गए और लोग उसको भूल भी गए। तो ट्रांजिएंस ऑफ ग्लोरी सबसे पहला, द वास्टनेस ऑफ नेचर। अब ऐसा कहा जा रहा है नेचर जो है ना वो सब, मतलब समय के साथ साथ नेचर इज द ओनली वन जो परमानेंट है या इमॉर्टल है। आप यू टेक बर्थ, यू डाई, लेकिन नेचर कहीं नहीं जाता, नेचर ऑलवेज रिमेन्स परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ अगेंस्ट द पावर ऑफ नेचर ह्यूमन काइंड इज नथिंग एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर हैव wrecked the statue of Ozymandias, swept away all his works. उसको लगा था मैं हर चीज़ से बड़ा हूँ, हर फोर्स से ऊपर हूँ, लेकिन नेचर से ऊपर तो नहीं हो, समय से बलवान तो नहीं हो ना। एंड लास्टली, आर्ट एंड कल्चर। अगर मतलब सुंदर आर्ट, real form of art and artistry can portray a lot of things। जैसे यहाँ पे Ozymandias के स्टैचू के थ्रू जो आर्टिस्ट थे या जो स्कल्प्टर थे, उन्होंने Ozymandias का कैरेक्टर स्केच उसके चेहरे पे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में बयां कर दी थी, है ना। दैट शोज हाउ ब्रिलियंट ऑफ एन आर्टिस्ट
that person was. So Ozymandias was inspired by a statue. The traveler makes a point of telling us that the statue was made by a really skilled sculptor, and the poem as a whole explores the question of art's longevity. Statue is in the part of stand-in or substitute for all kind of art, and the poem asks us to think not just about the sculpture but about the faith of other art as well. तो एक चीज़ है, हम जो मॉन्यूमेंट्स बनवाते हैं या अलग अलग मटीरियलिस्टिक चीज़ें बनवाते हैं आर्ट के, वो भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं, एंड लिटरेचर के चीज़ें भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं. तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. लिटरेचर का आर्ट फॉर्म becomes immortal, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के आर्ट फॉर्म्स आर वेरी वेरी डिपेंडेंट अपॉन नेचर, टाइम एंड एग्जिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आओ. नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा स्नेक. ये बहुत ही ज़्यादा ईजी एक पोइट्री है. इसमें क्या होता है, ऐसे समझ लो. इसमें क्या होता है, एक हमारा नरेटर होता है. ठीक है, बहुत गर्मी वाली दिन है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो पोएट हमारे या नरेटर हमारे अपने घर से निकलते हैं कि उनके घर के बाहर जहाँ पानी जमा होता है वहाँ से एक ट्रो होता है. ट्रो मतलब एक पानी जहाँ कलेक्ट होता है पीने का पानी एंड ऑल, वहाँ जाके वो पानी पियेंगे. जैसे ही वो घर से अपना लोटा लेके निकलते हैं, वो देखते हैं क्या कि उनसे पहले एक और इंसान आ गए थे वहाँ से पानी पीने के लिए. पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था कि पानी उठाने के लिए हैंडपम्प के सामने या कुएं के सामने लोग लाइन लगा के जाते थे कि वहाँ से पानी ले. तो वही सिस्टम यहाँ है इस पोट्री में. पोट ने देखा कि उनके निकलने या उनके ट्रो तक पहुंचने से पहले एक और कोई ऑलरेडी पानी पीने पहुंच चुका था, एक लाइन लग चुकी थी. कौन था वो? एक सांप. तो एक सांप वहां पे पहुंच चुका था पानी पीने के लिए, एंड बहुत शांति से हमारे जो नरेटर है वो देख रहे थे. पोट बोल रहे थे कि ठीक है, आई विल वेट फॉर माई टर्न. पहले वो सांप अपना दिल भर के पानी पी ले, सेटिस्फैक्शन तक पानी पी ले, क्योंकि गर्मी तो सिर्फ हमें नहीं, इनको भी लग रही होगी ना. ये तो सैंड के नीचे छेद बना के अंदर रहते हैं, वहाँ भी गर्मी होती होगी, लैंड कितनी गर्म हो गई है, तो इनको भी पानी चाहिए. बेचारा ये पानी पी ले, उसके बाद मैं आऊँगा अपने टर्न के हिसाब से पानी पीने. बट अल्टीमेटली खड़े खड़े ना उनके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते हैं. क्या थॉट्स? एक हैप्पी थॉट, पॉजिटिव साइड, जैसे एक हमारे लाइफ में होता है एंजल और डेविल. तो एंजल के साइड में उनके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे कि अरे वाह, मेरे घर में गेस्ट आए हैं, वो मेरे पानी के ट्रो से पानी पी रहे हैं, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड. लेकिन डेविल साइड कह रहा है, सोसाइटी ने हमेशा हमें सिखाया है कि घर में सांप आए तो उसे मार देना चाहिए, मार दो. एंजल साइड कहता है नहीं भाई, वो गेस्ट है, मेरे यहाँ से पानी पीने आए हैं और कोई हार्म नहीं कर रहा है, उसको पानी पी के जाने दो. डेविल इज लाइक मार दो. अल्टीमेटली जब वो सांप पानी पी चुका था और वो अपने बरों के पास वापस से रेंगते हुए जा रहा था, तब जो डेविल साइड है पोएट का, वो जाग उठा. उसने एक डंडा लिया, उसकी तरफ फेंका, सांप की तरफ, फॉर नो रीजन. और सांप को वो लगी तो नहीं, हल्की सी टच होके साइड से निकल गई और सांप जल्दी जल्दी ऐसे करते हुए घर के आंगन से निकल के अपने घर की तरफ चल दिया. एंड द पोएट फील्स अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया. सोसाइटी के इन बातों के, इन बिलीव्स के वजह से मेरे से ये एक्शन हो गया, एंड आई एम वेरी अपसेट फॉर इट. मैं पता नहीं सॉरी कैसे बोलूँ, क्योंकि आई डिड नॉट वॉन्ट, दिल से मैं नहीं चाहता था ये एक्शन करूँ. मैं चाहता था ये गेस्ट आए हैं, बाद में भी आए, मेरे यहाँ से पानी पिए, आई विल बी ग्रेटफुल. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस थिंग जो सोसाइटी हमें सिखाती है, हमारा ब्रेन ऐसे वायर हो गया है, उस थॉट की वजह से मैंने डंडा फेंक के मारा. आई फील सो सैड. काश मैं उन्हें सॉरी बोल के वापस आने कह पाता. ठीक है, तो ऑन अ हॉट डे द पोएट in his pajamas went to his water trough to get water and found a snake already there drinking water. The snake was yellow brown, described as earth brown or earth golden. The snake had come from a fissure in the earth wall to drink water that had dripped from the tap. The poet had to wait, feeling like a second comer. The snake lifted its head as cattle do and looked vaguely at the poet, moving its forked tongue. तो क्या चल रहा था? जैसे मैंने कहा, बहुत गर्मी वाले दिन है, पोएट अपने घर से उठते हैं, नींद से उठते हैं, पजामे में ही दरवाज़ा खोल के बाहर आते हैं कि उनका जो पानी का टो है, जहाँ से टैप से पानी आता है, वहाँ से जाके लोटे से पानी लेके पियेंगे. वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो क्या देखते हैं? एक सांप ऑलरेडी आके वहाँ से पानी पी रहा है. एंड द स्नेक बेचारा, ये अगर लैंड है, सनरेज के वजह से ये लैंड कितना हॉट हो जाता है ना, और सांप क्या करते हैं? सैंड, मतलब सैंड में या लैंड में ऐसे छेद बना के अंदर जाके रहते हैं ना, तो वहाँ तो और गर्मी होगी. तो बेचारा इतना तड़प रहा होगा, उसको पानी पिला ही देते हैं. ये सोच के उसने छोड़ दिया कि पहले वो पानी पी ले, फिर मैं जाऊँगा.
अब वो सांप भी पानी, एक बार में थोड़ी ना लगा करके पूरा पानी पी सकते हो, तो सांप पानी पी रहा है, थोड़ा वेट कर रहा है, इधर देख रहा है, फिर पानी पी रहा है, फिर वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, यही चल रहा था। अब पोएट तब खड़े होके सोच रहे थे चीजें, ठीक है। द पोएट्स वॉइस ऑफ एजुकेशन अर्ज्ड हिम टू किल द गोल्डन वेनोमिनस स्नेक। वॉइस ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशन बाय द सोसाइटी। सोसाइटी ने सिखाया हुआ था कि ऐसा सांप दिखे तो मार दो। Urged to kill the golden venomous snake, stating that black snakes in Sicily are innocent. This inner voice tempted him to prove his manhood by taking a stick and killing the snake. Despite the urge to kill, the poet liked the snake and felt honored that it had come to his house like a guest to drink water. He questions if his reluctance to kill was cowardice or his desire to talk to it was perversity. तो जैसे ही दिमाग में ये थॉट, वो एंजल और डेविल वाला थॉट चल रहा था, वो सोच रहा था कि यार नहीं रहने देते हैं, डेविल इसे मार दो मार दो, एंजल इसे नहीं रहने दो प्लीज, पानी पी के उसको जाने दो, वो कुछ गलती नहीं कर रहा है, कुछ हार्म नहीं कर रहा। डेविल इस लाइक, लेकिन ये वाले सांप वेनोमिनस होते हैं, ये लोगों को हार्म कर सकते हैं। एंजल इस लाइक, ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पानी पीने आया है, फिर चला जाएगा, उसको जाने दो। डेविल, नहीं नहीं, मारो मारो। After drinking, the snake slowly turned its head and began to withdraw into the crack of the wall, कि उसको वापस से निकल के जाना था। A horror, a sort of protest came inside the poet against the snake's retreat. Instinctively, the poet picked up a clumsy log and threw it at the water trough. The log did not hit the snake, but the remaining part of its body moved in undignified haste and writhed like lightning, vanishing into the hole. तो जैसे उन्होंने डंडा मारा, आउट ऑफ दैट रिफ्लेक्स वो सांप जल्दी जल्दी करके भाग गया कि मुझे मारने के लिए तो नहीं डंडा फेंका था, मारने के लिए ही फेंका था, बट वो लगी नहीं उन्हें। The poet immediately regretted his paltry, vulgar, what a mean act. He despised himself and the voices of my accused human education. He felt guilt, comparing himself to the ancient mariner who killed the albatross, and wished the snake would return so he could apologize. He visualized the snake as a king in exile and felt he had missed his chance with one of the lords of life, concluding that he must expiate a pettiness. तो क्या कहा जा रहा है? सांप जैसे ही भाग कर गया, मैंने कहा ना जैसे पहले कि पोर्ट को लगने लगा हाय मैंने क्या बड़ी गलती कर दी, उनको एल्बर्ट्रॉस मारने वाले मरीनर वाली फीलिंग आने लगी। कौन सी है? जो हमारी नेक्स्ट पोएट्री है। आपको अभी तक तो पता ही होगा कि देयर वाज दिस मरीनर जिसने बिना कोई कारण के एल्बर्ट्रॉस बर्ड को मार दिया था। तो इस पोएट को भी वो फीलिंग आ रही थी कि मैं उस मरीनर की तरह बेचारे स्नेक को भी मारने वाला था। आई फील सो गिल्टी, काश ये वापस आए, मैं अपना पछतावा दिखा सकूं, सॉरी कह सकूं और उनको बोल सकूं कि आप बुरा मत मानना, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सोसाइटल एजुकेशन दैट आई हैव इम्पार्टेड विद, प्लीज इट्स नॉट कंप्लीटली माई फॉल्ट, इट इज़ माई फॉल्ट, मैंने वो क्यों किया, लेकिन वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था, रिफ्लेक्स एक्शन था कि मुझे ये सिखाया गया है इसलिए मैंने कर दिया, बट आई एम वेरी सॉरी, आई रिग्रेट। एंड इसे पछतावा तभी के तभी हो जाता है। ठीक है, एक शॉर्ट कंपैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन बन सकती है इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर से, कि कैसे दोनों जो कैरेक्टर्स है, यहाँ का पोएट एंड एंशिएंट मरीनर का मरीनर, दोनों में पछतावा आने में कितना लेट होता है। ये पोएट इंस्टिंक्टिवली यार एकदम एक्शन करने के बाद ही गिल्टी फील करने लगता है, लेकिन जो मरीनर है उसको वो गिल्ट रियलाइज करने में ही टाइम लग जाता है, जिसके वजह से वो इतने लंबे टाइम तक पछताता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द पोएटिक डिवाइसेस। एलिटरेशन और अजॉनेंस है क्या क्या? पहले तो एलिटरेशन, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है ना। अजॉनेंस क्या है? यहाँ पे वावल साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, लास्ट यू हैव एनाफोरा। एनाफोरा मतलब जब किसी लाइक फॉर मल्टीपल लाइन्स सेम वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रही है, मतलब अगर ये लाइन्स ऑफ द पोट्री है, एक ही पोट्री के अलग अलग लाइन्स है और एक से ज़्यादा लाइन अगर सेम वर्ड या सेम फ्रेज से शुरू होता है, दैट इज एनाफोरा। ठीक है, लास्टली राइमिंग स्कीम क्या है? इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, तो दिस पोट्री इज अ फ्री वर्स, क्योंकि इट इज लाइक अ स्टोरी नरेटेड इन अ पोट्री या इन अ वर्स फॉर्म। ठीक है, अब थीम पे समझते हैं, थीम पे आते हैं। थीम क्या है? हम इंसानों को जो समझाई गई है ना चीज़ें, हाउ दैट कैन बी समटाइम्स वेरी रॉन्ग। तो क्लैश बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एनिमल है तो हमें हार्म ही करेंगे। भाई हमारे दिमाग में ऐसा बिठाया गया है कि एनिमल है तो बच के रहो, बट
एनिमल्स आर हार्मलेस अंटिल दे फील डेंजर कमिंग फ्रॉम आवर साइड। एनिमल्स का क्या होता है ना, जब तक वो खतरा महसूस नहीं करते हैं, जब तक वो सेफ है, तब तक वो अटैक भी नहीं करेंगे। जब तक उन्हें लगता है कि वो सेफ नहीं है, जब उन्हें लगता है कि मेरे पे खतरा है, तब वो उल्टा वार करते हैं। एंड वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात नहीं कर रही मैं, जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, उनके सामने आप जंगल में घूमोगे, उनको भूख लगी होगी तो वो तो आएंगे, खाएंगे, शिकार हो आप, है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रही। नॉर्मल एनिमल्स लाइक स्नेक, डॉग्स, कैट्स, ऑल दीज एनिमल्स जो हमारे आजू बाजू हमको दिख सकते हैं, उनके बारे में मैं कह रही हूँ। ठीक है, चलो लास्ट पोएट्री पे आते हैं, समरी एंड पोएटिक डिवाइस अंडरस्टैंडिंग में। उसके बाद सारे पोएट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, अभी तक तो आपको पता ही है और लास्ट पोएट्री के थ्रू समझ आ गया है कि यहाँ पे एक मरीनर है जो एक शिप को ड्राइव करता हुआ लेके जाता है, एंड उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा एक क्राइम किया है कि बिना कोई रीज़न के एल्बाट्रॉस बर्ड को मार दिया है, जिसके वजह से पूरे जहाज़ के जो सेलर्स थे सब लोग सफ़र करते रहते हैं, है ना। ये पोएट्री हमें 2 पार्ट्स में दिखी है, तो चलो पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से ही 2 पार्ट्स में रिवाइज करते हैं। This poetry is a ballad illustrating the importance of appreciating God's creation, है ना। मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिएशन, चींटी से लेके कौवे से लेके कुछ भी हो, एक कौवे का सोचो, हम उसे इविल, बैड ओमेन ऐसे समझते हैं, लेकिन वो कौवा अलग अलग और चीज़ें खा के हमारी सोसाइटी को क्लीन करता है ना। जैसे कि मुर्गी हो गया, मुर्गी सुबह सुबह कुक करके लोगों को पहले जगाने का, अलार्म क्लॉक का काम करते थे। चींटियाँ हो गई, ठीक है, चींटियाँ क्या करती है, आपके घर में कहीं मीठा गिरा हो तो वो खाना लेके उठ के चली जाती है, वहाँ सफाई करती है। मतलब दिस वाज अ फन थिंग टू से। बेसिकली गॉड का क्रिएशन, हर एक क्रिएशन फॉर सम रीज़न होता है, तो उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय, डैमेज नहीं करना है, उनको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। दैट इज व्हाट वी सी इन दिस पोएट्री। And next, the poem focus on the suffering and guilt of the mariner after he cruelly killed an innocent albatross, a huge seabird. एक बार ये albatross का एक फोटो देखना, सी एनिमल्स होता है ना, वैसे सी बर्ड्स भी होता है, तो ये एक बड़ा सा सी बर्ड है, albatross बर्ड, ठीक है। फॉर नो रीज़न मरीनर ने उसको मार दिया था, और उस क्राइम या उस मर्डर के वजह से सिर्फ वो खुद ही उसका कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करता, बट द एंटायर सेलर्स ऑफ दैट शिप फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ ऑफ द एल्बाट्रॉस। पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, चलो। पार्ट 1 कहता है, द एंशिएंट मरीनर विद अ लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई स्टॉप्स वन ऑफ द वेडिंग गेस्ट हु इज नेक्स्ट ऑफ किन टू द ब्राइडग्रूम. The wedding guest is annoyed but is forced to listen to the mariner's story after the mariner holds him with his hypnotizing glittering eyes. तो कहानी स्टार्ट ही ऐसे होती है हमारी पोएट्री कि कुछ लोग आ रहे हैं नाव में बैठते हुए कि हमें उस शादी के घर पे जाना है। जैसे ही वो किनारे पहुंचते हैं, मरीनर बाकी सबको जाने देता है, लेकिन एक इंसान का हाथ पकड़ के रोक लेता है कि भाई तुम रुको यहाँ पे, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। ये बोलता है, भाई मैं दूल्हे का सगा हूँ, उसकी शादी होने वाली है अभी, मुझे जाने दो, ये देखो शादी का घर दिख रहा है, मुझे जाने दो, वहाँ शादी शुरू होने वाली है। मरीना इज लाइक, नहीं तुम्हें रहना पड़ेगा, मुझे एक कहानी सुनानी है, तुम्हें प्लीज़ प्लीज़ रह जाओ यहाँ पे, है ना। और इतने जैसे कि शिनचैन के आंखों से तारे निकलते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो इतनी ग्लिटरिंग आइज, हिप्नोटाइजिंग आइज के थ्रू वो रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा लगता है वो वेडिंग गेस्ट हिप्नोटाइज हो गया कि अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ करके, वो वहाँ बैठ के इनकी कहानी सुनने लगता है। पूरे पोएट्री में अंदर ही अंदर ये वेडिंग गेस्ट ना तड़पते हैं कि मैं जाऊँ, शादी का एक एक करके रिचुअल कंप्लीट हो रहा है, मुझे जाना है, लेकिन वो बेबस है, वो मरीनर की स्टोरी बिना कंप्लीट किए जा ही नहीं पा रहे थे। सो स्टोरी बिगिंस, ठीक है। The mariner begins his tale describing the ship's cheerful departure from the harbor, sailing towards the south. The sun's position rising higher each day and eventually being directly over the mast indicates the ship was moving towards the equator. A strong Tyrannus storm arose, driving the ship forcibly towards the South Pole and the Antarctic zone, a place of mist, snow and icebergs as high as the mast. तो क्या हुआ, जो मरीनर है वो अपना कहानी, अपनी पूरी नरेशन इस वेडिंग गेस्ट को बोलने लगता है।
क्या बोलते हैं कि कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि हम बहुत खुशी के साथ एक जहाज़ सेल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग सेल करते हुए जा रहे हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से शिप में सारे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं, खाने का सप्लाईज है, मास्ट रेडी है, सब चीज़ तैयार है कि कोई भी सिचुएशन हो हम उसका सामना कर पाए। और बहुत सारे सेलर्स भी थे अपने पास। ठीक है, तो उन्होंने वो खुशी खुशी साउथ के तरफ चलना शुरू किया, सेलिंग स्टार्ट की, है ना। अब सन का पोजीशन धीरे धीरे हायर होते जा रहा था, विच मीन्स वो लोग इक्वेटोरियल रीजन के पास थे। लेकिन बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्मी वेदर वो शिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सेलर्स, एंड वो धीरे धीरे इट वाज बीइंग सेंट टूवर्ड्स द साउथ पोल। मतलब पहले तो इक्वेटोरियल रीजन के पास रह रहे थे ना, ऊपर से साउथ की तरफ आ रहे थे एंड दे वर रीचिंग द इक्वेटर, लेकिन इनको यहाँ जाना ही नहीं था साउथ पोल के पास। शिप को स्टॉर्म के वजह से धक्का दे दे के साउथ पोल के पास भेजा गया था एंड वो अंटार्कटिक एरियाज में पहुंच गए थे। अंटार्कटिक जोन में क्या है, स्नो, आइसबर्ग्स, इतनी तूफान, मतलब तूफान तो नहीं बल्कि बट ठंडी हवा, रादर एकदम आइसी एरिया, कोल्ड आइसी एरिया। एंड उसके जो आइस के स्ट्रक्चर्स थे वो शिप का जितना मास्ट ऊंचा है ना उतने ऊंचे ऊंचे आइसी स्ट्रक्चर्स थे। ऐसे जगह में ये लोग आके फंस गए। Why did they come there? Because जो स्टॉर्मी वेदर था, उस स्टॉर्मी वेदर ने शिप को कंट्रोल में आने नहीं दिया एंड उसने जहाज को अटलांटिक के एरिया में पुश कर दिया। ठीक है, सॉरी अंटार्कटिक के, अटलांटिक ने अंटार्कटिक। The ship reached a desolate area where the ice was all around. जैसे मैंने कहा एकदम आइस से घिरे हुए एरिया में शिप जाके पहुंचा। An albatross came through the fog, which the sailors welcomed, believing it to be Christian soul or God's messenger. तो ऐसे जगह में वो पहुंच गए थे, फंस गए थे कि कंप्लीट फॉग था, कुछ दिख नहीं रहा, प्लस आइसी जगह है। अब टाइटैनिक का आपको याद है ना, विजिबिलिटी क्लियर थी बट फिर भी एक आइस के स्ट्रक्चर से टकराने की वजह से पूरी शिप ही डूब गई। तो इनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी नहीं है, हर जगह फॉग है, मिस्ट है, कुछ सामने दिख नहीं रहा है कि आइसी एरिया है, सामने बर्फ है कि नहीं, हमारा शिप कहीं टकरा ना जाए, समझ ही नहीं पा रहे थे इस मुसीबत से निकले कैसे। उसी समय हमारा ये जो सी बर्ड एल्बाट्रॉस है, बहुत ह्यूज सा सी बर्ड है, तो वो फ्लाई करते हुए आता है और फॉग को, मिस्ट को काटते हुए घूमता है, जिससे क्या हो जाती है, शिप वालों को, सेलर्स को एक विजिबिलिटी दिखती है कि अच्छा यहाँ से ऐसे ऐसे जाओ ताकि आप बर्फ के स्ट्रक्चर से टकराओ नहीं और शिप को डैमेज ना हो। तो द सेलर्स कंसिडर्ड दिस एल्बाट्रॉस बर्ड टू बी गॉड्स मैसेंजर। भगवान ने भेजा है इन्हें हमें रास्ता दिखाने के लिए, ताकि हम आसानी से इस मुसीबत से बाहर निकल के वापस सेल कर पाए। तो दे एंटरटेन्ड दैट एल्बाट्रॉस बर्ड, वो रोज़ उसको खाना देते थे, रोज़ उसके साथ खेलते थे, उनको, उस बर्ड को एंटरटेन करके अपने पास रखते थे थ्रू द डे। ठीक है, एंड द एल्बाट्रॉस बर्ड हेल्प्ड इन क्लियरिंग द फॉग एंड नेविगेटिंग थ्रू, आगे आगे करके जहाँ जहाँ वो शिप जा रहा था वहाँ वहाँ वो एल्बाट्रॉस बर्ड भी घूमते हुए उनके साथ ही जा रही थी। ठीक है, the bird's arrival brought favorable weather, causing the ice to split and the south winds to blow, allowing the ship to steer out of the iceland. जैसे मैंने कहा, the albatross followed the ship for 9 days. 9 दिनों तक वो शिप के साथ रहा। पहले तो शिप को मदद की कि ऐसे डेंजरस सिचुएशन या आइसी एरिया जहाँ विजिबिलिटी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, वहाँ से सेफली निकले। और उसके बाद जहाज जैसे जैसे ही बेहतर जोन में, मतलब थोड़ा वार्मर जोन में जा रहा था, 9 डेज के लिए एल्बाट्रॉस रोज इस जहाज पे आता था, आके शिप में ही खाना खाता था, इन लोगों के साथ बैठता था एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन फॉर नो रीजन 9 दिनों के बाद the mariner suddenly revealed that he killed the albatross with his crossbow. Crossbow होता है ना ऐसा टाइप का एक वेपन, ऐसा बो जैसा दिखता है और एक ऐसा एरो लगा के कच करके मार सकते हो क्रॉसबो से, है ना, टू किल हैवी एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो मरीनर एक टाइम पे सडनली आके कहते हैं कि मैंने एल्बाट्रॉस को मार दिया। सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ बैड थिंग। ये एल्बाट्रॉस तो हमें रास्ता दिखा रहा था, एल्बाट्रॉस हमारी मदद कर रहा था, मरीनर सर ने एल्बाट्रॉस को ही मार दिया, क्या ये गलत काम कर दिया हमारे मरीनर साहब ने, क्या होगा क्या नहीं होगा समझ नहीं पा रहे थे।
द शिप स्टार्टेड सेलिंग नॉर्थ, एकदम साउथ पोल की तरफ चले गए थे, वहां से धीरे धीरे नॉर्दर्न साइड आ रहे थे. एंड द गुड साउथ विंड कंटिन्यूड टू ब्लो, बट द एल्बाट्रॉस इज नो लॉन्गर फॉलोड. ऑब्वियस सी बात है, एल्बाट्रॉस को मार दिया था मरीनर ने. तो सेलर्स कंफ्यूज थे कि ये काम सही है कि नहीं है. बट धीरे धीरे व्हेन दे वर सेलिंग नॉर्थवर्ड, वेदर सिचुएशन और बेहतर होते जा रहा था. कोई फॉग नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है. एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग कि शायद अच्छा ही हुआ, शायद एल्बाट्रॉस बर्ड ही सारा फॉग और मिस्ट लेके बार बार आ रहा था. अब वो मर गया तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, हम एकदम स्मूथ सेल कर रहे हैं. तो द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या ये सही काम किया. द मरीनर एडमिटेड दैट ही हैड डन एन इविल थिंग. धीरे धीरे व्हाई डिड द मरीनर एडमिट इट? क्योंकि एकदम नीचे बर्फीले जगह से जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें बेहतर ही होगी. अच्छी विंड बहेगी, अच्छा हवा बहेगा, गर्मी फील होगी थोड़ी सी, यू विल फील बेटर, यू विल स्टार्ट सेलिंग बेटर. लेकिन धीरे धीरे व्हेन यू रीच द इक्वेटोरियल रीजन, गर्मी बढ़ने लगती है ना. गर्मी बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया, एक ऐसे ही सी एरिया में वो पहुंचे जहाँ पानी में बहाव ही नहीं था, जहाँ कंप्लीट गर्मी थी. इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि पानी ख़त्म हो गया था, पीने का खाना ख़त्म हो गया था, शिप आगे बढ़ ही नहीं रही है, सेल ही नहीं हो रही, एक अजीब से स्टैंड स्टिल में आ चुकी थी. एंड द पीपल वर डाइंग आउट ऑफ थर्स्ट. वो बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बात करेंगे तो गला सूख जाएगा, क्या करे क्या नहीं. इसी बहाने मेरा भी गला सूख गया है ना. तो लोग अब बोलने लगे कि नहीं, एल्बाट्रॉस को मार के गलत किया है, हमारे मरीनर के वजह से आज हमें ये कंडीशन झेलना पड़ा है. मरीना इज द क्रिमिनल, मरीनर इज द क्रिमिनल. तो मरीनर को तब अग्री हुआ, ये रियलाइज हुआ कि मैंने गलत काम किया है. Initially, the crew blamed the marina for killing the bird that made the breeze blow. When the mist and snow cleared, they changed their mind, believing the albatross had brought the fog and mist. Thus, killing was right. लेकिन जैसे मैंने कहा, पहले उनको लगा अरे नहीं मारना चाहिए था, वो हमारे भगवान के मैसेंजर थे, वो हमें क्लियरली आइसलैंड से बाहर लेकर आए थे. बट फिर इनको बिलीव होने लगा कि शायद वो एल्बाट्रॉस से वो फॉग लेकर आ रहा था, क्योंकि उसके मरने के बाद एकदम स्मूथ सेल हो रहा था. बट स्टोरी चेंजेस अगेन. क्या है? द विंड सडनली स्टॉप्ड. पानी का बहाव नहीं है, हवा नहीं है, मास्ट के थ्रू आगे नहीं बढ़ रहा है, पूरा द शिप इज इन अ स्टैंड स्टिल. The sails dropped. Ship was stuck in a silent sea near the equatorial region under a hot tan copper sky where the sun was red like blood. The ship was stuck as idle as a painted ship upon a painted ocean. तो ऐसा लग रहा था एक सीनरी है, किसी ने पेंट करके रखा है कि एक ऐसा स्टिल सी है, उसके ऊपर एक जहाज खड़ा है. एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो था. क्यों? क्योंकि ना हवा थी जिसकी वजह से शिप थोड़ी आगे बढ़े, ना पानी में कोई बहाव था, वेव्स थे, कुछ नहीं. एवरीथिंग वाज इन अ स्टैंड स्टिल. एंड द वर्स्ट थिंग वाज, वो इक्वेटर रीजन में थे तो सूरज की किरणें एकदम हार्श हो रही थी उन पे. एंड ना द सन वाज रेड लाइक ब्लड, इतना तेज सन रेज आ रही थी इन पे. देयर वाज वाटर एवरीवेयर बट नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. अब ऐसा समंदर है, समंदर का पानी नमकीन होता है, यू कैन ड्रिंक इट. तो इट वाज लाइक दे हैव वाटर एवरीवेयर, लेकिन पीने का पानी चाहिए ना उन्हें. इतनी गर्मी की वजह से पानी पीते पीते स्टॉक ऑफ वाटर खत्म हो गया. और ऐसे टाइप ऑफ जगह में वो खड़े थे जहाँ का पानी वाज नॉट एडिबल. तो आयरनी वाज वाटर वाटर एवरीवेयर, लेकिन एक बूंद नहीं है मुंह में डालने को कि हम थोड़ा बेहतर फील करें, प्यास बुझे हमारी. नहीं, एकदम अजीब सा, एकदम ग्लूमी सा, ईरी सा सराउंडिंग बन चुका था. एंड लोगों को लगा कि वो एल्बाट्रॉस की आत्मा श्राप दे रही है. द क्रू suffered from immense thirst, unable to speak, and blamed the mariner for their plight. As punishment and reminder of his sin, the crew took the holy cross from the mariner's neck and hung the dead albatross around it. The stagnant, rotting, very deep sea is noted to be symbolic of the mariner's sinful soul. तो ऐसा ये लोग कह रहे थे. एक तो सेलर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वो खा नहीं पा रहे थे, पानी नहीं पी पा रहे थे, जिसके वजह से बात भी नहीं हो पा रही थी. एंड ये लोग भी ना धीरे धीरे बीमारी, लाइक नथिंग वॉज गुड, नथिंग वॉज चेयरफुल, हैप्पी, लाइवली, नथिंग. तो इनको लगा मरीनर की गलती है ना, इसके यहाँ से क्रॉस बो जिसको लटका के वो रखता था, जिससे उन्होंने एल्बाट्रॉस को मारा था, वो क्रॉस बो हटाया
और मरे हुए एल्बाट्रॉस को माला बना के उसके बॉडी में ऐसे लटका दिया, गले से लटका दिया कि आपकी गलती है, आपने पछतावा नहीं दिखाया, आपको गलती रियलाइज नहीं हुआ, इसीलिए एल्बाट्रॉस की आत्मा हमें श्राप दे रही है, हम ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं। एंड एज अ पछतावा, ऐसे कोई भी आप गलती करो, कोई भी क्राइम करो, उसके लिए आपको पछतावा भी तो करना पड़ता है। उस क्राइम के पछतावे के लिए ये मरीनर इतने सालों बाद भी, आज भी उसे कुछ कुछ टाइम बाद अलग अलग लोगों को ये कहानी बतानी पड़ती थी, सो दैट लोग उसके कहानी के थ्रू सीखे, अंडरस्टैंड करें कि कैसे नेचर का हर एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट। बिना कोई रीज़न, बिना कोई वजह आपको किसी भी नेचर के या गॉड के क्रिएशन को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, पोएट्री का थीम जो है सिन एंड रिडेम्पशन, गलती करना, पाप करना और उसके बाद उसका पछतावा करना, रिडेम्पशन करना। So after the ancient mariner commits a sin by killing the albatross, guilt hounds him in the form of strange natural and supernatural phenomena. During one terrifying experience, he has a change of heart and repents his wrongdoing, carries out a penance which is to travel the world and tell his tale to strangers. ये उसका पछतावा था कि अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों में मैं जाके अपनी कहानी बताऊंगा ताकि वो मेरे कहानी से सीख पाए। पोएटिक डिवाइसेस क्या है? सबसे पहला एलिटरेशन, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना, फिर रेपिटेशन। इस पूरे पोएट्री में बहुत सारी चीजें रिपीट हुई है, जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर है ना, तो वाटर वाटर रिपीट हो रहा है। सिमिली है, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है, लाइक अ मीडो गेल ऑफ स्प्रिंग। कोई भी कंपैरिजन दो टाइप का होता है, आपको पता है, एक डायरेक्ट जो कि सिमिली है, उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिमिली है कि मेटाफर है? सबसे आसान तरीका, लाइक या एज के साथ अगर कंपैरिजन किया जा रहा है, लाइक या एज के साथ अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो सिमिली है। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन भी है हमारे यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन, एक सेकेंड, कैसे है? द डेथ फायर डांस एट नाइट, मौत की आग नाच, मौत का आग नाच रहा है, कैसे? मौत का आग नाच कैसे सकता है? तो द फायर इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डांसिंग। लास्टली राइम स्कीम ABCB है हमारे पोएट्री का। ठीक है, सो सारी पोएट्री का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेस बनाना, उसके थीम्स, उसके पोएटिक डिवाइसेस, सारी चीजें हमने सॉर्ट कर ली। अब हम करेंगे नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट काम जो है क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। एंड आज आपको इस लेक्चर के बाद एक कंप्लीट प्रोज पोएट्री कंबाइन करके एक कंप्लीट PDF मिलेगा। जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम क्लासेस में कर रहे हैं, उनकी PDFs अलग है। उसके अलावा एक्स्ट्रा रिपोजिटरी या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं चाहती हूँ कि उनको आप पढ़ो, उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, वो मैं आपको इसी लेक्चर के बाद प्रोवाइड करूँगी। मेक श्योर आप उस PDF को यूज़ करो इन योर सेल्फ स्टडी टाइम। मैं अभी एक छोटा सा क्या बोलूँ, ब्रेक तो नहीं, एक इन्फो देना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स, कि देखो मैं रोज़ सुबह आ रही हूँ, शाम में आ रही हूँ आपको हेल्प करने, आपको पढ़ाने, क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। ये आपका कर्म अभी ये है कि टीचर जो समझाए, मैम जो समझाए या दीदी जो समझाए, जो भी आप मुझे बुला लो, उसके बाद आपको भी पूरे दिन में सेल्फ स्टडी तो करना ही है। आप खाने का टाइम, सोने का टाइम, रेस्ट करने का टाइम छोड़ के हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि पूरे टाइम आप पढ़ाई करोगे ऐसा तो नहीं। आधा घंटा दिन में आप ड्राइंग कर लो, एक इवनिंग वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, खुद को माइंड रिफ्रेश भी तो करोगे, लेकिन इतनी पढ़ाई नहीं तो होगी कैसे? तो वो सारी चीज़ों के अलावा सेल्फ स्टडी का मेजर टाइम अभी आपको देना है, बोर्ड्स का टाइम है। तो इन लेक्चर्स के बाद एक तो मैं PDF दे रही हूँ, उसको यूटिलाइज करके सेल्फ स्टडी करना है आज के पूरे दिन। नेक्स्ट आपको सैम्पल पेपर, कल भी मैंने बोला था कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना है विथ टाइमर। आज भी आपको एक सैम्पल पेपर मिनिमम सॉल्व करना है विथ टाइमर, एंड आपको देखना है कि 3 घंटे नहीं, 2 आवर 45 मिनट्स में आप अपना पेपर सॉल्व कर पाओ। ठीक है, विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में 17 तारीख के शाम 5 बजे स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने पेपर प्रेजेंटेशन का स्ट्रैटेजी बताया है, टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी बताया है, उसको यूटिलाइज करके आपको पूरा पेपर प्रैक्टिस करना है, सैम्पल पेपर। मैंने इसीलिए इन दोनों चीज़ों को ना सबसे पहले बता दिया कि अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे सेल्फ स्टडी के टाइम, आप उन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके प्रैक्टिस करो कि एग्जाम हॉल में डर ही ना लगे। वापस आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। चलो,
How did the frog use the nightingale and earn money? फ्रॉग ने क्या कहा था नाइटिंगेल को कि मैं यानी अमरेंद्र बाहुबली नहीं, मैं यानी यहाँ का गायक, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, लेकिन तुम मुझे फीस कैसे दोगी? फीस तो लगेगा ना ट्रेनिंग का। फीस के तौर पे हम शाम हर रात एक कॉन्सर्ट करेंगे, जो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे हम जितने पैसे कमाएंगे कॉन्सर्ट में लोगों को आने देने के लिए, जो भी पैसे हम कमाएंगे वो पैसा मेरा ट्यूशन फीस होगा, ठीक है। तो द फ्रॉग डिवाइज्ड अ प्लान टू फिनिश द नाइटिंगेल. He went to her and praised her song, but he told her that she lacked a certain force in singing. He would train her and get it. So he started training the nightingale. Due to her sweet voice, all the birds and animals of Bengal Bog came to hear her. He started charging money for that. To make more and more money, the frog continued reminding her that she still owed him 60 shillings. ठीक है, पैसे कंटिन्यूसली हर रात पैसे कमाता था ये, कि जितने भी लोग आएंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो भाई तू गा, रात में तो पूरे दिन गा, कॉन्सर्ट कर, सुबह मैं तुम्हें ट्रेनिंग करूँगा, ठीक है। Why do you think the nightingale lost her appeal for the masses? कारण ये था नाइटिंगेल इतना ज़्यादा अपने गले को स्ट्रेन कर चुकी थी कि उसके बाद उसका गला खराब हो गया था, जिसके वजह से she lost the spark that she had. I think the nightingale lost her appeal because of continuous singing. Due to continuous singing as made by the frog in the name of fine tuning, the nightingale's voice got hoarse. It was no more sweet and melodious. Yeah. Write a note on the personality of the frog. This is like frog का character sketch. तो क्या क्या main pointers है? Frog is not a frog but symbolizes all the qualities of real and true villain. The first trait of the frog's personality is his arrogance. All creatures in Bengal Bog hate his singing. The frog can be silenced neither by prayer nor by bricks. He is haughty and is a very cold and calculating creature. He haughtily stresses that his croaking is pleasant and all creatures of the Bengal Bog thought it is not. The frog is a proud creature and has many vices. He shows his pride when he calls the nightingale song not too bad. He is boastful when he tells the nightingale, but with me you will be a winner. The frog is greedy as well. He compels the nightingale to sing even in the rain. This is for collecting more money and killing her. Finally, the frog is cruel. It is his cruelty that kills this nightingale in the end without leaving any blame on him. तो जो जो पॉइंटर्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वो कैरेक्टर स्केच के मेन कीवर्ड्स है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कीवर्ड्स को यूज़ करो आंसर फ्रेमिंग के लिए। अच्छा, याद आया कि आंसर फ्रेमिंग कैसे करें, इसका भी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैम आप लेक्चर में ये चीज़ समझा देना कि आंसर फ्रेमिंग कैसे करें। जैसे देखो ये आंसर है, ठीक है, कैसे शुरू होगा? स्टार्टिंग में एक लाइन देना है, सवाल में पूछा गया है कि फ्रॉग के पर्सनालिटी के बारे में लिखो, तो स्टार्टिंग में ही हमने उसके पर्सनालिटी के बारे में बोल दिया क्या, एक लाइनर, कि ये फ्रॉग सिंपल फ्रॉग नहीं बल्कि एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ विलन है। फिर हमने उसके कैरेक्टर स्केच को बोलना शुरू किया, क्या क्या, पहले तो हर एक पॉइंटर को हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस में फ्रेम किए हैं और उन पॉइंटर्स को एग्जाम्पल के तौर पे सपोर्ट किया है, ठीक है। तो जो भी आप की पॉइंट दे रहे हो, स्पेशली कैरेक्टर स्केच के आंसर्स में, की पॉइंट्स को एक रीजन के साथ चैप्टर से रिलेट करके सपोर्ट करना, ठीक है। और जब भी अदर देन कैरेक्टर स्केच, जब भी कोई और आंसर लिख रहे हो तो कीवर्ड्स को छोटे छोटे सेंटेंसेस में फ्रेम करो एंड कीप एडिंग ऑल द कीवर्ड्स, उसी से आपका आंसर बन जाएगा। लॉन्ग आंसर होगा तो एक क्वेश्चन से डिराइव करके इंट्रोडक्शन बना दो, लास्ट में एक कंक्लूजन बना दो। इतना सिंपल होता है गाइज, आपको सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस करना है और अगर चाहो तो मुझसे कंसल्ट करते रहना है। इंस्टाग्राम है, कमेंट सेक्शन है, बहुत सारी प्लेसेस है, आप आराम से मुझसे कंसल्ट करवा सकते हो। बस मेक श्योर अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो पोस्ट मेंशन कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, बट मेक श्योर मैसेज में डायरेक्टली अपना आंसर भेजो या डाउट भेजो, ठीक है। दूसरी चीज़ें अगर आप भेजोगे तो इस वक्त में मेरा मेन फोकस है, मेरे जो रॉकस्टार्स को डाउट है उन डाउट्स को सॉल्व करना। सिर्फ डाउट है नहीं, डाउट ही भेजो तो फिर आई कैन रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट सेड बाय द फ्रॉग इन दिस चैप्टर।
फ्रॉग बहुत चालाकी के साथ क्या कहता है, जब नाइटिंगेल मर जाता है वो कहता है मेरी गलती नहीं है, नाइटिंगेल खुद आई थी मेरे पास अपना सजेशन फीडबैक मांगने और हेल्प के लिए। अब ये जो गाना गाती थी ये नाइटिंगेल का अपना गाना है, तो उसको भरोसा होना चाहिए था ना, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए था ना अपने गाने के बारे में। अगर वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थी तो मेरी क्या गलती, मैंने अपने हिसाब से उसको बोला जो जो ठीक लगा मुझे, मेरी गलती नहीं है उसके डेथ में। शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हर सॉन्ग, हर सेल्फ, नथिंग। So it is said that one should sing one's own song. Had it been the case with the nightingale in the poem, she would not have been killed. अगर नाइटिंगेल को भी अपने गाने में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता तो आज वो मरती नहीं। She was timid and lacked self-confidence. That was why she invited the frog's comment about her song of the last night. This was the chance when the frog could trap her. He offered to impart her training for proper singing. Being innocent, and she could not suspect the frog's evil designs of killing her by making her sing continuously and even in bad weather, that too without proper rest. The frog exploited her and overexerted her. She obeyed his commands innocently and did not think that her song was better than his. Ultimately, the frog succeeded in killing her and criticized her as a stupid creature who was nervous, tensed, and prone to influence, and said that she should have thought that her song must have been her own. ठीक है, ठीक है, अगले सवाल पे आओ. The frog, who was not at all talented, ruled in the end, and the nightingale, who possessed the finesse and versatility of voice, explained the irony. तो irony ऐसी बात है कि फ्रॉग के पास गाने का कोई नॉलेज था ही नहीं, बट जो नाइटिंगेल थी उसको गाने की पूरी समझ थी, गाना बहुत सुरीला गाती थी। लेकिन यहाँ ऐसा हो गया था कि द फ्रॉग वाज ट्रेनिंग द नाइटिंगेल। तो आयरनी क्या है इस क्वेश्चन की, है ना? सिंपल सी बात है पूरे पोएट्री में हमने इतने बार डिस्कस किया है, एक बारी इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। एंड आपके लिए ये होमवर्क्स में रख रही हूँ फॉर सेल्फ स्टडी। जो भी क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है यहाँ मिलेंगी, पीडीएफ में भी मिलेंगी। पीडीएफ लेक्चर एंड होने के बाद आपको अलग से अलग वाली पीडीएफ, ये वाली नहीं, अलग वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर पे आओ। डिस्कस हाउ Shakespeare's sonnet, not marble nor glided monuments, conveys the theme of immortality through poetry. बहुत आसान है कि पोएट समझाते हैं इमॉर्टल अगर किसी को आपको बनाना है, आपको हमेशा अमर बना देना है किसी इंसान को, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे मॉन्यूमेंट, स्टैचूज, पिलर्स हो गए, इनसे नहीं कर सकते हो। ये समय और नेचर के डिपेंडेंसी में रहते हैं, टाइम के साथ ये खराब हो जाएंगे। अगर आपको किसी को इमॉर्टल बनाना है, लिटरेचर, पोएट्री, वर्स यूज करो, दैट विल कीप योर बिलवेड इमॉर्टल थ्रू द टाइम, अर्थ जब तक जिंदा है, ठीक है? Time is a great slut. It does not wait for anyone as it is powerful. Elaborate with the reference to this poetry. शेक्सपियर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेक्सपियर ना टाइम को ग्रेट स्लट कहता है, एज इट डज नॉट हैव एनी सिविलिटी और सोफेस्टिकेशन. इट इन फैक्ट इज इट्स ओन मास्टर, डज नॉट केयर फॉर एनीथिंग. तो यहाँ पे एक अजीब सा कंपैरिजन किया गया है जहाँ पे टाइम को ऐसा कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं है, वो कि अपने मर्जी का मालिक है, उसको खुद के बारे में जो ठीक लगे उस हिसाब से काम करे, समय अपने हिसाब से चलता है, एंड किसी के बारे में किसी का बोलना, किसी का बात कभी नहीं मानता, ठीक है? Whatever comes its way, it goes on rolling over it, destroying it. Thus, it is all powerful. Time is a great slut, ये जो स्टेटमेंट है इसको यूज करके शेक्सपियर ने हमें ये समझाया है कि नेगेटिव चीज नहीं है ये। The word has been used in order to showcase कि कैसे समय से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। समय जो है ना वो अपने मर्जी का मालिक है, वो हर चीज़ को उल्टा घुमा सकता है। समय का खेल हम जैसे कहते हैं ना, वो हर आपके प्लान को उल्टा कर सकता है। तो समय से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं। This idea is implied in the sonnet. Kings and emperors build great monuments in the memory, but time goes over destroying them. Sooner or later, these crumble due to the atmospheric changes. The poet says that time does not affect art and verses. It means time affects physical things, but what is contained is art, as art is never perishable by time. ठीक है?
तो दिस मीन्स दैट टाइम गोज ऑन स्मूथिंग एवरीथिंग एज इट इज ऑल पावरफुल. समय बलवान है, यही दिखाने के लिए ये स्टेटमेंट बताया गया है. सिंपल एज दैट. अगले सवाल पे आओ. In what context does the poet mention death and oblivious enmity? ठीक है, तो man has a desire to be remembered and immortalized in order to overcome death. Poet suggests that the force that conspires to ensure an individual is forgotten, such as wars, quick fire, and all oblivion, enmity of others, is worse than death. मतलब क्या है? बहुत आसान है. ऐसा पोट कह रहे हैं कि जो टाइम है, समय है ना, वो ऐसा है कि आपका डेथ हो जाए, दैट इज अ सेपरेट केस. जनरली विथ टाइम हमें पता है हमारे बुढ़ापे के साथ हम जब मर जाते हैं, दैट हैपेंस, दैट इज देयर इन एवरीबडीज लाइफ. लेकिन समय कुछ ऐसा है कि समय और नेचर कुछ ऐसा है कि जो चीज़ें आप ऐसा सोच के बनाते हो कि मैं इससे अपने को या अपने लोगों को इमॉर्टल कर दूं, वो चीज़ें नष्ट हो जाती है. एंड दैट इज सेड टू बी समथिंग वर्स देन डेथ. ठीक है. How does the poet's friend dwell in lover's eye? Poet's friend dwell in lover's eye मतलब जब बहुत जनरेशन बाद भी आज के लोग इस पोएट्री को पढ़ रहे होंगे, आज के लोगों के आंखों में भी ये पोएट के जो दोस्त है उनके बारे में, उन जिस पोएट के लोगों के आंखों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में पोएट के दोस्त के बारे में भी एक आइडिया बैठ जाएगी कि अच्छा वो थे, वो पोएट से इतने ही क्लोज थे जिस वजह से पोएट ने एक पूरी वर्ड्स लिख दी इनके नाम पे, है ना. So the poem will immortalize the poet's friend. Poetry cannot be ravaged by time, so this poem will be a living record of his friend's memory. Neither will time nor war be able to destroy it. It will stay in the eyes of lovers till doomsday. Doomsday मतलब धरती जब तबाह हो जाएगी. ठीक है. और लवर्स की आंखों में मतलब वी ऑल रीडर्स जो पोट्री लिटरेचर के लवर्स हैं, हमारे आंखों में या हमारे जहन में ये पोट्री दुनिया खत्म होने तक, तबाह होने तक रहेगी. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गई है इस चैप्टर की, आपको खुद से वो प्रैक्टिस करना है. इन द पोम ओzymandias and this poetry not marble not glided monuments by William Shakespeare, the concept of time is explored but each poet treats it in a distinct manner. Explain. मैंने कहा था ना इन दोनों चैप्टर से कंपैरेटिव क्वेश्चन बन सकती है, तो वही चीज़ यहाँ बताई है कि दोनों पोएट्री में समय को बलवान दिखाया गया है, लेकिन समय दोनों पोएट्रीज में इन सम डिफरेंट वेज भी परफॉर्म करती है. तो क्या है की पॉइंट्स इसके? बोथ पोएट्री आर ऑन टाइम yet they treat time differently. This controls them. In fact, the themes of these poems conjoin together. The common theme is that the time is all powerful. ठीक है. बेसिक कॉमन थीम दोनों पोएट्रीज की सेम ही है कि समय सबसे बलवान. All living things and things of art start degenerating, degrading. Ozymandias' statue is now in a bad shape. Its two trunkless legs stand and the face lie broken. This indirectly means that nature and time are all powerful. वैसे ही इस पोट्री में, नॉर मार्बल में, the princes and kings get the monuments constructed in their memories. Wartime, nature spoils them. Time destroys them ultimately. However, as contrasted to them, the poet's beloved lives in the eyes of posterity. तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस ऐसा है, दोनों में ही ये कहा जा रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर है तो समय उन चीज़ों को बर्बाद कर देगी, लेकिन जो नॉट मार्बल नॉट मॉन्यूमेंट्स वाला है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि समय लिटरेचर को इमॉर्टल बना देती है. समय लिटरेचर को इमॉर्टल बना देती है. तो अगर लिटरेचर के थ्रू आप किसी को अमर बनाना चाहते हो तो समय उसे और बलवान बना जाती है, उसे और स्प्रेड कर देती है. ठीक है. Thus, in both sonnets, time is shown as the most powerful. Ozymandias' haughtiness is of no value against the powerful time. Sorted. Describe how Shelley brings out the futility of power and riches in this poetry, Ozymandias. फ्यूटिलिटी ऑफ पावर एंड रिचेस मतलब ये जो हमारे पास सक्सेस, मनी, ये इतना सब होता है ना, ये क्षण भर होता है, हमेशा के लिए नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, ठीक है, अभी अंबानी हमें पता है कि किस कंडीशन में है, बट वन डे व्हेन ही इज़ नो मोर, तब क्या उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं ना. और धीरे 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 उसका पूरा क्या बोलूँ मैं, उसका जो ऑरा था वो उसके बेटों तक पास ऑन हो जाएगा, है ना. तो उसका जो राज था वो भाग जाएगा, वो धीरे धीरे वॉश अवे हो जाएगा. द फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट दैट ग्रेटली रिमेंबर अंबानी.
but the rest of the suns. ठीक है, तो the icy hands of time leave none. Nothing is more powerful than time. Our glory, grandeur, power are only a 9 days wonder. मतलब क्षण भर के लिए है. Ozymandias was ruthless and he had hatred and cold command. He demonstrated pride and sneer. The great sculptor of his time also craved out the emotions of Ozymandias on the face of his statue. The statue of Ozymandias was spilled all around. In course of time, all the pelf and power went to nothingness. तो उसका जो स्टैचू था that became in a very bad state. Sand symbolizing death and extinction had engulfed it. All the power and riches had become futile. Time had swallowed them fully. ठीक है, समय सबसे ऊपर है. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मेजरली बन सकती है. What did the traveler see in the desert? ये हमने इतना आसानी से समझ लिया है. वो आते वक्त उन्होंने एक पेडेस्टल देखा था जिसके ऊपर ट्रंकलेस लेग था और उसी स्टैचू का जो मुंडी था वो सैंड के अंदर आधा डूबा हुआ था और उस स्टैचू का फेस बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखा रहे थे जैसे कि एरोगेंस, कोल्ड स्नियर एंड फ्राउन इन द फेस. ठीक है. How effective is the use of phrase nothing beside remains in conveying the theme of transience and impermanence of power and human achievement? Same चीज घुमा घुमा के पूछ देती है. ठीक है. What did the traveler tell the narrator about what he saw in the ancient land? Same चीज अभी हमने देखी. Explain the above lines with reference to ravages of time in Ozymandias. Ravages of time in Ozymandias मतलब समय सबसे बलवान है. इस चीज़ को हम इस चैप्टर में कैसे देखते हैं वही चीज़ पूछा गया है. बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है गाइस. ये आते हैं. इंटरप्रेट इमेजरी एंड सिम्बॉलिज्म इन दिस पोट्री राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर एज एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू पोम्स ओवरआर्किंग थीम्स ऑफ रिट्रीब्यूशन एंड रिडेम्पशन. ठीक है. ये जो राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर है इसमें हम इमेजरी और सिंबॉलिज्म को कैसे यूज़ किए हैं जिसके थ्रू हमने रिडेम्पशन एंड रिट्रीब्यूशन का थीम शोकेस किया है. तो की पॉइंट्स को अच्छे से देखना. Albatross is a symbol of nature's grace which becomes a burden when mariner kills it, representing his guilt. The ship's desolate imagery and the ghostly events reflect retribution for his actions. The eventual removal of Albatross and the mariner's compulsion to share his tale symbolizes redemption, illustrating his transformation through suffering and penance. ठीक है. सबसे पहला एल्बाट्रॉस को एज अ सिंबल किया गया था ऑफ ग्रेस, हैप्पीनेस, गॉड्स मैसेंजर ऐसा कहा गया था. लेकिन इट बिकेम अ बर्डन जैसे ही एल्बाट्रॉस को मार दिया गया था बाय द मरीनर. अब उसका मतलब गिल्ट उसको कब समझ आया था जब उसका शिप एक ऐसे अजीब से सिचुएशन में अटक गया था जहाँ पे मरीनर्स मतलब जो मरीनर था उसके सेलर्स थे वो बहुत ही डायर सिचुएशन में थे. ऐसा भी वो पोट्री अगर आप आगे का भी पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि एक भूतिया जहाज़ उनके पास आया था जहाँ पे एक मेल भूत था, एक फीमेल भूत थी. वो लोग चैलेंज कर रहे थे कि एक ने दाव लगाया था मरीनर के सोल पे, दूसरे ने दाव लगाया था सेलर्स के सोल पे. ऐसे करके भूतों ने इनके सोल्स को कैप्चर किया था एंड बहुत डरावनी चीज़ें, गोस्टली चीज़ें, शेडी चीज़ें हो रही थी इस पोट्री में. दस मरीनर रिडेम्पशन कैसे करता है? अलग अलग जगहों में ट्रैवल करके अलग अलग लोगों को अपनी कहानी बताता है सो दैट पीपल लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी. When the Albatross arrived, the mariners experienced a sense of joy and were infused with new hope. It was hailed as a Christian soul which brought hope to the ship. Comment. आसान है. जब एल्बाट्रॉस आया था उस टाइम पे ये लोग बहुत मुसीबत में थे. ये लोग अंटार्कटिका रीजन में एकदम बर्फ से घिरे हुए थे विथ फुल फॉग एंड मिस्ट. कुछ नहीं दिख रहा था. तो एल्बाट्रॉस के आते ही उसने अपने बड़े ह्यूज विंग से सामने का फॉग, मिस्ट, ये सारा चीज़ हटाया जिससे थोड़ी विजिबिलिटी आई. धीरे इट वॉज हेल्पिंग द शिप टू नेविगेट आउट ऑफ द आइसलैंड. तो इसके आने से मरीनर को, सारे सेलर्स को बहुत खुशी हुई. उनको लगा कि ये भगवान का मैसेंजर है जो हमें रास्ता दिखाने आए हैं, राह दिखाने आए हैं, इस मुसीबत से निकालने आए हैं. एंड they kept the albatross, fed the albatross, entertained the albatross and everything.
हाउ डिड द सेलर्स रिएक्ट टू द किलिंग ऑफ एल्बाट्रॉस? पहले वो सोच रहे थे ये गलत एक्शन है, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि नहीं सही सही है, एल्बाट्रॉस के मरने के बाद सेल बहुत स्मूथ हो रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो गया है। बट उसके बाद जब वो शिप स्टैंड स्टिल में आ गया और इतनी दिक्कतें शिप को और शिप के सेलर्स को, मरीनर को फेस करनी पड़ी, तब इन्होंने वापस से मरीनर को ब्लेम किया कि एल्बाट्रॉस की आत्मा हमें तड़पा रही है, तुमने मारा क्यों उसे? Why did the mariners blame the ancient mariner for their plight? क्योंकि उसने बिना कोई वजह एक एल्बाट्रॉस को मार दिया था, है ना, for killing the albatross without any reason. And ऐसा लग रहा था कि एल्बाट्रॉस की आत्मा ने ही इनको तड़पाया. Describe in short about how albatross came to the ship and became friendly with the mariners. What did the ancient mariner do to the albatross? पहला पार्ट हमने अभी प्रैक्टिस किया कि कैसे उसने हेल्प किया था शिप को आइसलैंड से निकलने में. मरीनर ने क्या किया था एल्बाट्रॉस को? 9 दिन बाद उसने क्रॉसबो से मार दिया था. How does Lawrence explore the internal conflict in snake? Internal conflict क्या है? एंजल डेविल. एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती है. अब वो हम इंसानों पे डिपेंड करता है, हम अच्छाई के तरफ अपना एक्शंस करें या बुराई के चीज़ों को, थॉट्स को सुन के अपने एक्शंस को डेविएट करें. ठीक है, वो हमारे ऊपर होता है. दैट इज़ व्हाट इट हैज़ बीन शोन हियर कि कैसे अच्छाई का पार्ट पोइट में ऐसा था कि नहीं उसको पानी पीने दो और जाने दो. डेविल पार्ट वाज तुमको बचपन से सिखाया गया है कि ऐसे सांपों को मार दो, जहरीले सांप होते हैं, तो उसने डंडा उठाया मार दिया. ही डिसाइडेड टू लिसन टू द डेविल साइड. Snake comes to an end with the narrator saying, and I have something to expiate a pettiness. Which values do these lines reveal and how? Write your answer in 80 to 100 words. तो इस एंडिंग के साथ हम समझ सकते हैं कि जो नरेटर है उन्हें इंस्टेंटली अपनी गलती का पछतावा हुआ, उन्होंने रियलाइज किया, है ना. तो ही इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट बैड. वो जनरली लोगों को मतलब केटर करते हैं, वेलकम करते हैं एंड उनकी क्वालिटीज़ ऐसे नहीं है. लेकिन जो एक्ट उन्होंने किया ऑफ थ्रोइंग द स्टिक टुवर्ड्स द स्नेक, उस एक्ट की वजह से ही इज़ वेरी शर्मिंदा. वो अपने से वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन सोसाइटी ने जो एजुकेशन उनके दिमाग में डाली थी इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया था. नरेटर सीज अ ब्राउन कलर्ड snake at his water trough. The snake is poisonous and needs to be killed. The narrator is caught between his emotion of hospitality and killing him. Swayed by the feeling of killing it, it lifts a log and throws at the snake with a view of killing him. But the snake convulses at once and enters the burning bowls of the earth. At this point, his ideals or values of hospitality comes to the fore. He starts regretting that the snake was his guest and he should have extended hospitality towards it. He should not have thrown a log. ठीक है, thus उसमें गिल्ट वाली फीलिंग डेवलप हुई. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कीपिंग इन माइंड द पोएम स्नेक, राइट आउट अ स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली. कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है, शांति से बैठ के इस चीज़ को सॉल्व करना. पोएट्री सारी क्लियर हो चुकी है. ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं पोएट्री से वो सारी क्लियर हो चुकी है. अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करनी है, यहाँ मैंने रखी है, उनको करनी है जो मैं आपको बता के रखी हूँ. एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करनी है, प्लस जो मैं PDF आपको अलग से प्रोवाइड करूँगी उनको भी आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है. काफ़ी सारा होमवर्क है. ठीक है, तो ये एक स्पीच वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, ये एक डायरी एंट्री वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर. ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस आपके लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेरी नाइसली. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. मेक श्योर जो मैं यहाँ के PPT से आपको होमवर्क दी हूँ वो आप ज़रूर से प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, सॉल्व करो. इसके अलावा जो मैं आपको अलग सा एक रिपोजिटरी अवेलेबल कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, उनसे भी आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और उसके अलावा एक लास्ट होमवर्क है आज का, एक पेपर एटलीस्ट, एक सैम्पल पेपर एटलीस्ट दिए गए स्ट्रैटेजी ऑफ प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट को यूज़ करके सॉल्व करना है. ठीक है, मेक श्योर आप लोग कॉन्फिडेंटली इन सारे टास्क को आज कंप्लीट करो क्योंकि कल हम मिलेंगे शाम में फॉर ग्रामर का हमारा महामैराथन. ठीक है, टिल देन बी कॉन्फिडेंट. कमेंट सेक्शन में सारे लिख के रखना आई कैन डू इट. See you soon. Stay smiling and happy. Keep preparing. All the best. Signing off with Teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care.